नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रेमपाल सिंह फिर से हाजिर हूं आपके सामने जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर। ठीक है, तो क्लास का टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं। सभी लोग जुड़ जाइए क्लास के साथ और हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस जीके का प्रैक्टिस सेट, जो पूरी तरह से किस पर आधारित है? पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स या पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया। भारत में जो चावल की कीमत है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? भारत में जो चावल की कीमत है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं निम्नलिखित में से? तो एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, गवर्नमेंट्स की ट्रेडिंग, गवर्नमेंट्स की स्टॉक पिलिंग और कंज्यूमर की सब्सिडीज। तो 11वां प्रश्न आपके सामने। तो यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार की ट्रेडिंग, सरकार का भंडारण और उपभोक्ता सब्सिडी, इन चारों में से। तो चारों ही हैं, ये चारों ही अपने लेवल पे सरकार जो कीमत है चावल की उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो चावल की कीमत है उसको प्रभावित करते हैं। आपको मांग और आपूर्ति का सिद्धांत आना चाहिए। मांग और आपूर्ति, इसका सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में यह सिद्धांत है कि अगर किसी चीज की मांग बढ़ जाती है, अगर किसी चीज की मांग बढ़ जाती है तो भी प्राइस बढ़ जाएंगे, और किसी की अगर सप्लाई कम हो जाती है तो भी जो बची हुई चीजें हैं सप्लाई में उनकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी आंसर हो जाएगा दोस्त इसका। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करेंगे। 12वां प्रश्न है, 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद भारत में निम्नलिखित में से क्या हुआ? अभी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में, जो एलपीजी सुधार आए थे 2000 कह रहा हूं मैं, 1991 में एलपीजी सुधार आए थे। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव जी थे, नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तो यहां पे देखो ये 3 सुधार हुए थे। लिबरलाइजेशन आया था, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो सवाल में पूछा गया है कि 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ तो भारत में क्या इफेक्ट देखने को मिला, क्या बदलाव आया? तो पहला, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड। जीडीपी में एग्रीकल्चर की जो भागीदारी थी वो बढ़ गई। दूसरा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो वर्ल्ड में बढ़ गया। इंडिया का जो निर्यात है दूसरे देशों के साथ वो बढ़ गया। और एफडीआई इनफ्लोज इन इंडिया, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आने लगा। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आने लगा। ठीक है, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो गया। जब विदेशों से पैसा भारत में आएगा तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है जिसमें डॉलर सुरक्षित रहता है तो उसमें बढ़ोतरी होगी। तो बिल्कुल सही बात है। तो 12वें का आंसर बता दो आप अब। यानी कि लिबरलाइजेशन के आने से हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ गई, ऐसा नहीं है। सिर्फ 2, 3, 4 ये 3 सही हैं, ये 3 सही हैं। क्यों? समझो, हमारी इकोनॉमी लिबरल हो गई, हमने निजीकरण करना शुरू कर दिया, हमने आयात निर्यात करना शुरू कर दिया। तो जब हमारी इकोनॉमी उदार हो गई, उदारीकरण हो गया, तो इससे क्या हुआ? भारत जो है दूसरे देशों के साथ निर्यात करने लगा। तो उससे जो है विश्व के व्यापार में हमारी हिस्सेदारी बढ़ गई। और दूसरा,
जब हमने अपनी इकोनॉमी सभी के लिए ओपन कर दी, खुली अर्थव्यवस्था कर दी, तो विदेशों के लोग भी भारत में आकर व्यापार करने लगे, कंपनीज बनाने लगे, सामान बनाने लगे, तो उसके लिए पैसा आया विदेशों से भारत में। तो यानी कि एफडीआई भारत में आया, तो एफडीआई बढ़ गया, यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया। फिर अब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आएगा, पैसा आएगा, तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये तीनों एक दूसरे से लिंक है, तीनों ही हुए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, 3 और 4, बी आंसर हो जाएगा इसका 2, 3, 4, 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करेंगे विथ रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिम्स का नाम सुना होगा, TRIMS। इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है आपके में, तो इसका पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ट्रिम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं वो बताना है, पहला, दूसरा और तीसरा। 13वें का आंसर बताइए, पढ़िए क्वेश्चन को ढंग से पहले। 13वें का आंसर तो पढ़ लेते हैं। पहला, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर आर प्रोहिबिटेड, यानी कि विदेशी लोगों के द्वारा आयात करने पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, प्रतिबंध लगाए जाते थे, वो खत्म कर दिए। एग्जाम्पल देके समझाता हूं आपको। जैसे जब दीपावली आती है तो हम एक मुहिम छेड़ देते हैं, फेसबुक पर देखने को मिलता होगा, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कि चाइना के प्रोडक्ट को बैन करो, इंडिया में चाइना के प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, ऐसा होता है। तो चाइना से जब सामान आ रहा है भारत में, यानी कि आयात हो रहा है, उस आयात पर अगर इंडिया रोक लगा दे तो चाइना का सामान नहीं आएगा। पर विदेशी व्यापार का ये रूल है कि आप किसी पर भी रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का समय है, वैश्वीकरण का समय है। आप किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकते हो और दूसरे देश के लोग भी आपके देश में आकर व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आयात पर प्रतिबंध लगा देते थे देश, अब वो नहीं लगा सकते। दूसरा, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ये वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित जो व्यापार है उसमें जो है इन्वेस्टमेंट मेजर्स अप्लाई करते हैं, निवेश मापन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर जो है तीसरा, दे आर नॉट कंसर्न्ड विथ रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इनका विदेशी निवेश के बारे में कोई जो है कंसर्न नहीं है, विदेशी निवेश से ये ट्रिम्स जो है संबंधित नहीं है। जैसे एफडीआई आता है, विदेशी निवेश है, तो ये कह रहे हैं विदेशी निवेश से ये संबंधित नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा? तो सत्य बताना है आपको, करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। तो देखो, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। इनका इन्वेस्टमेंट से कोई संबंध नहीं है, ये व्यापार से संबंधित है, तो ये सही बोल रहा है। इसका संबंध, ट्रिम्स का संबंध फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश से बिल्कुल नहीं है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो यानी कि सी सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर? फर्स्ट एंड थर्ड। यहां देखिए, समझ लीजिए एक बार, जो विदेशी निवेश आता है, जो भारत में विदेशी निवेश आता है यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, वो दो प्रकार का होता है। विदेशी निवेश दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक को बोलते हैं हम FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक को बोलते हैं मान लो FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। FDI यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, FII यानी कि विदेशी संस्थागत निवेश। तो FII के माध्यम से जो पैसा आता है दूसरे देश से हमारे देश में, वो हमारे देश की शेयर मार्केट में इस्तेमाल होता है। शेयर मार्केट में
ये लोग शेयर खरीदते हैं। विदेश के लोग अपना पैसा हमारे शेयर बाजार में लगाते हैं, तो वो अदृश्य निवेश होता है, इनविजिबल, दिखाई नहीं देता। लेकिन एफडीआई की फॉर्म में जब पैसा आता है, दूसरे देश से निवेश आता है, तो वो हमें दिखाई देता है। क्यों? बाहर से कोई कंपनी आएगी तो हो सकता है वो प्लांट लगाए, हो सकता है वो ऑफिस बनाए, हो सकता है वो मशीनरी लगाए, तो ये सब दिखेगा हमें, हमारे लोगों को रोजगार भी देगा वो अपने ऑफिस में, कंपनी में। तो ये इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है, ये दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश दो प्रकार से आता है, एक एफडीआई की फॉर्म में, एक एफआईआई की फॉर्म में। तो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि एफडीआई सबसे ज्यादा आए। क्यों? क्योंकि एफडीआई अगर ज्यादा आएगा तो यानी कि हमारे देश में विदेशों की कंपनी आकर व्यापार करना शुरू कर देंगी, और व्यापार करना शुरू करेंगी तो हमारे लोगों को रोजगार भी देंगी वो, और दूसरा भारत सरकार को टैक्स भी देंगी वो, कॉरपोरेशन टैक्स। जब वो कंपनी प्रॉफिट में आएंगी तो प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो टैक्स भी भारत सरकार को मिलेगा। तो भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में, यानी कि भारत सरकार की जो संचित निधि है, संचित निधि में पैसा ज्यादा आएगा क्योंकि टैक्स ले रही है, पैसा ज्यादा आएगा, फिर इसी पैसे से सरकार विकास के काम करेगी भारत में। ठीक है, तो ये पूरी चैन है जो एक दूसरे से मिली हुई है। तो ये जरूरी है कि भारत में एफडीआई ज्यादा से ज्यादा आए। अब भारत सरकार की तरफ से बॉडी भी है, संस्था भी है जो एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, एफडीआई ज्यादा से ज्यादा आए उसके लिए काम करती हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, एफआईपीबी। ठीक है, ये काम करती है। क्लियर? तो ये संस्थाएं हैं जो भारत में काम कर रही हैं जिससे इन्वेस्टमेंट आए, एफडीआई आए। चलो, फिर है आपका, Which of the following step is most likely to be taken at the time of an economic recession? जब आर्थिक मंदी का दौर चल रहा हो, जब आर्थिक मंदी का दौर चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से प्रयास किए जाएंगे सरकार के द्वारा जिससे एक आर्थिक मंदी से हम निकलकर बाहर आ सकें, आर्थिक मंदी से देश को उभारा जा सके। समझ रहे हैं ना? यहां पहले समझ लीजिए रिसेशन होता क्या है। रिसेशन, मंदी क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था के कुछ ही क्षेत्रों में स्लो डाउन देखने को मिले, यानी कि ग्रोथ नहीं हो रही हो, उसमें स्लो डाउन हो, तो ऐसी स्थिति को रिसेशन कहते हैं। ठीक है, और जब ये स्लो डाउन अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिप्रेशन, महामंदी। और रिसेशन यानी कि मंदी जो अर्थव्यवस्था के कुछ ही क्षेत्रों में देखने को मिले। जैसे 2010 के आसपास अमेरिका में आईटी सेक्टर में जो है रिसेशन देखने को मिला था, जो कि ग्लोबल रिसेशन बन गया था। ठीक है, तो वही कह रहे हैं जब आर्थिक मंदी आ जाए देश में तो सरकार कौन कौन से स्टेप लेगी इनमें से आर्थिक मंदी को खत्म करने के लिए। तो पहला, कट इन टैक्स रेट accompanied by an increase in interest rate। दूसरा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, इंक्रीज इन टैक्स रेट, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। बताओ, तो ध्यान रखना जब आर्थिक मंदी का दौर होता है इसका मतलब है लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उनके पास पैसे की कमी है, वो बाजार में खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, परचेसिंग पावर उनकी खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में जरूरत है उनकी जेब में पैसा डाला जाए जिससे वो बाजार में आर्थिक गतिविधियां कर सकें, खरीदारी कर सकें, जिससे अर्थव्यवस्था ऊपर उठ सके। तो ऐसे में पैसा कैसे भेजा जा सकता है उनके पास? तो सरकार अपने खर्चे बढ़ा दे, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे, हाईवे बनाना है, रोड बनाना है, स्कूल बनाना है, कुछ भी। तो अगर सरकार किसी प्रोजेक्ट पे अपना खर्चा करना शुरू कर देती है तो उस प्रोजेक्ट में
लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनकी जेब में सैलरी जाने लगेगी, फिर सारी चीजें जो है लाइन पर आने लगेंगी। ठीक है, तो 14वें का आंसर क्या होगा दोस्त? 14वें का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि कर देगी सरकार। सरकार के तो खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे लिए इनकम आना शुरू हो जाएगी, वही करना है। ठीक, फिर है आपका 15वां, विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, मुद्रास्फीति, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। क्या भारत में, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी केवल भारत सरकार की है? गलत बात। आरबीआई का कोई रोल नहीं है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में? बिल्कुल गलत बात। आरबीआई का तो रोल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। आरबीआई मौद्रिक नीति बनाती है, उसका इस्तेमाल करके बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। करेक्ट बताना है आपको, ये गलत हो गया। सी, डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, बाजार में मुद्रा प्रवाह को कंट्रोल करना, कम करना, ये मदद करेगा महंगाई को नियंत्रित करने में। तो बिल्कुल सही है भाई। इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या है? जब लोगों के पास भरपूर मात्रा में पैसा है, पैसा ही पैसा है, तो ऐसे में वो और ज्यादा डिमांड बढ़ाएंगे चीजों की, तो और ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो जरूरी है कि उनके पास पैसा जाने से रोका जाए। तो रोका कैसे जाएगा? कि जो डिक्रीज इन मनी सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन में कमी लानी पड़ेगी। ठीक है, और डी, ये गलत है, डी पढ़ लेते हैं। इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन को बढ़ावा देने में देंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, नहीं और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा 15वें का। 15वें का आंसर हो जाएगा दोस्त सी। महंगाई की अवस्था में हमें बाजार में पैसा भेजने से रोकना पड़ेगा, तब महंगाई कंट्रोल में आएगी। तो मनी सर्कुलेशन को रोकना पड़ेगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न, व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन? वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है? वेंचर, उद्यम पूंजी, वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना, जो वेंचर कैपिटल कंपनी होती है ना, जो वेंचर कैपिटल कंपनी होती हैं, सबसे पहले समझिए, ये जो वेंचर कैपिटल जो कंपनीज हैं, कंपनी होती है ना, ये क्या होती हैं? ये 10 से 15 लोगों का समूह होती हैं, और ये 10 से 15 लोग एक्सपर्ट लोग, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट लोग होते हैं, जो सिर्फ दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाने का काम करते हैं, जहां इन्हें मुनाफा दिखाई दे। तो वेंचर कैपिटल वो लोग हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कौन सा बिजनेस। जो पहली बार नया नया बिजनेस शुरू हुआ है उसमें, या जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें पैसा लगाते हैं, किस में लगाते हैं? तो ध्यान रखना, वेंचर कैपिटल कंपनी नए बिजनेस में पैसा लगाती हैं, नया बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है किसी का, उसमें पैसा लगाती हैं। तो देखो बी आंसर, अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, नए बिजनेसमैनों को लंबे समय के लिए पूंजी प्रदान करना वेंचर कैपिटल का काम है। तो 16वें का आंसर बी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, यानी कि नए उद्यमियों को दीर्घकालीन के लिए एक पूंजी प्रदान करना। ठीक है, वेंचर कैपिटल का अर्थ ये होता है, याद रखेंगे आप लोग। 17वां प्रश्न है आपके सामने, with what purpose is the government of India promoting the concept of mega food park? अब भारत सरकार ना मेगा फूड पार्क के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रही है। मेगा फूड पार्क, उसको कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रही है।
तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है सरकार का? मेगा फूड पार्क को बढ़ावा देने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है दोस्त, बता दो जरा। तो पहला, टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा प्रदान करना। दूसरा, increase the processing of perishable items and reduce wastage, जो चीजें खराब हो रही हैं उनको कम करना, और जो पेरिसेबल आइटम मतलब जो आसानी से खराब हो जाएं, आसानी से खराब होने वाली चीजें जैसे कि दूध, दही, पनीर, सब्जियां, तो इनको आसानी से प्रोसेस करके और सही समय पर सही जगह पहुंचाया जाए, क्या ये उद्देश्य है? तीसरा, टू प्रोवाइड इमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू एंटरप्रेन्योरशिप, जो नए नए उद्यमी हैं उनको इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी मुहैया कराना। तो 17वें का आंसर बताना है आपको। तो इसमें जो है मेगा फूड पार्क को प्रमोट करने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये तीनों है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17वें का आंसर हो जाएगा दोस्त डी। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है कथन, पढ़िए। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, अगर महंगाई बहुत ज्यादा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो आरबीआई जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं उनको खरीदना शुरू कर देती है। अगर महंगाई बहुत ज्यादा है तो आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदना शुरू कर देती है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो एसबीआई के पास सरकार के बॉन्ड रखे हुए हैं, तो ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो गई। अब एसबीआई को अगर पैसा चाहिए आरबीआई से, तो एसबीआई इन बॉन्ड को आरबीआई के पास रख देगी और आरबीआई पैसा दे देगा एसबीआई को। तो इसका मतलब क्या हुआ, आरबीआई ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद ली। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदने का मतलब यह है कि पैसा बाजार में भेजना, और जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो बाजार में पैसा भेजेगी क्यों आरबीआई? तो बाई नहीं करेगी, खरीदेगी नहीं, नहीं खरीदेगी। यहां अगर सेल होता कि बेचेगी तो सही होता है, ये गलत है। दूसरा, इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिसिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट, अगर रुपए की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है तो आरबीआई जो है डॉलर को मार्केट में बेचना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये जो है सही है। तीसरा, अगर इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फेल, अगर यूरोपियन यूनियन या यूएसए में जो ब्याज दर है वो कम हो रहे हैं, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर, इसका मतलब है आरबीआई जो है डॉलर खरीद ले। तो बिल्कुल सही है। ये फॉरेन एक्सचेंज की जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्लास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, है ना। आपको करना कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, सारी क्लास आपको अवेलेबल है यूट्यूब पर हमारी। तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है प्रेम पाल सिंह सर, प्रेमपाल सिंह सर, ये सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे आप। तो आपको ये सारी क्लासेस जो यहाँ चल रही हैं वो सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि इस नाम से पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, पूरी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, कॉन्सेप्ट वाली क्लास भी और एमसीक्यू वाली क्लास भी। ठीक है, क्लियर। चलो अगला,
इन इंडिया सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अब भारत में जो सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई है। तो आरबीआई का एक काम होता है, आरबीआई का एक कार्य होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यानी कि अंतिम सहारा। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब अंतिम सहारा। तो क्या मतलब होता है इसका कि आरबीआई अंतिम सहारा होती है? तो बिल्कुल सही बात यह है कि जब कमर्शियल बैंकों को यानी कि मान लो एसबीआई को या आईसीआईसीआई को कर्ज चाहिए और इन्हें कोई नहीं दे रहा है, तो अंत में आरबीआई ही काम आता है। अंत में ये आरबीआई के पास जाएंगे और आरबीआई इनको कर्ज दे देगी। ठीक है, तो इसलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि जब कमर्शियल बैंकों को कहीं से भी पैसा नहीं मिलता तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, तो आरबीआई उनको पैसा देता है लोन के रूप में। ओब्वियसली ब्याज भी लेंगे लेकिन मिल जाता है। तो इसलिए आरबीआई को कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। और आरबीआई हमारे देश में केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, और ये बैंकों का भी बैंक है, यानी कि सभी बैंक इसके अंडर में ही आते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस। हाँ, बैंकों को लोन देता है जब कोई संकट आ जाता है उन पे थोड़े समय के लिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ओनली टू। ये दूसरा सही है, ओनली टू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। जैसे ये एसबीआई है, एसबीआई के पास खुद की एसेट्स होंगी यानी कि खुद की संपत्ति, यानी कि वही पैसा। और दूसरा होता है लायबिलिटीज यानी कि देनदारी, जो एसबीआई की नहीं है, एसबीआई को चुकाना है वो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये जो डिजिटल पेन आप देख पा रहे हैं ये मेरे हाथ में है, तो आपको लग रहा होगा मेरा है, लेकिन अभी तो दिख रहा है कि ये मेरे हाथ में, तो आपको लग रहा है मेरा है, नहीं, लेकिन ये मेरा नहीं है। अभी मैं क्लास लेके जाऊंगा यहां से, तो इसको यहीं रख के जाऊंगा, तो ये मेरी लायबिलिटी हो गई, ये डिजिटल पेन मेरी लायबिलिटी हो गई। अब ये मुझे देनी है, दूसरे की अमानत है ये। तो वैसे ही एसबीआई के पास कुछ अपनी संपत्ति होती है, कुछ होती है लायबिलिटीज जो उसके पास अमानत के रूप में होती हैं, उसे वापस देनी पड़ती हैं। तो आपसे सवाल पूछा गया है, ये जो निम्नलिखित चार दिए हैं आपको, इनमें से कमर्शियल बैंक की एसेट्स कौन सी नहीं है। एसेट्स कौन सी नहीं है मतलब कौन सी लायबिलिटी है। तो एसबीआई के पास जो एडवांस हैं वो एसेट्स हैं एसबीआई के। डिपॉजिट्स यानी कि कस्टमर का डिपॉजिट, कस्टमर का जमा पैसा। अब पैसा कस्टमर का जमा है एसबीआई में, तो दिख तो रहा है कि एसबीआई के पास है वो, पर वो एसबीआई की एसेट्स नहीं है, वो एसबीआई के लिए लायबिलिटी है ना। वो कस्टमर को वापस करनी पड़ेगी जब कस्टमर मांगने आएगा अपना पैसा। तो ये डिपॉजिट, बी आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।